हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा आंसर शीट ऑल इंडिया रैंक 1 की, जिनके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 99 मार्क्स आए हैं और ये हमारी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस ली हैं। तो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्लास में बताए जाते हैं कि एग्जाम के अंदर पेपर कैसे लिखें, कैसे स्पीड मेंटेन करें, आंसर कैसे प्रेजेंट करें और कैसे अच्छे नंबर लेकर आएं, तो ये 99 मार्क्स लेकर आई हैं। तो ये रही इनकी आंसर शीट, जिसको हम करेंगे डिस्कस इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। और आपको वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने इनको भी बताई थी, इन्होंने उसे इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम में पेपर कैसे लिखें और 90+ मार्क्स कैसे लेकर आए, और ये लेकर आई हैं 99 मार्क्स। तो शुरू करते हैं। और ये जो ट्रिक्स मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, इनको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, सबसे पहला काम है आपका सीक्वेंस सेट करना, जिस सीक्वेंस के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सीक्वेंस टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ये सबसे पहला काम है आपका। शुरू 10 से 15 मिनट आपको इसी में लगाने हैं कि मुझे किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करनी है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है। तो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, अब देखो 10 से 15 मिनट के अंदर आप सारा क्वेश्चन तो पढ़ नहीं पाओगे, और अगर पढ़ भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो करने क्या है, आपको यूज करना है एक टेक्निक का नाम है रिवर्स रीडिंग टेक्निक। इसे प्यार से मैं क्या बोलता हूं, रिवर्स रीडिंग टेक्निक। ये टेक्निक क्या है, बेसिकली ये टेक्निक है आपकी कि जो भी क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1A है, सपोज करो, क्वेश्चन नंबर 1B है, 1C है या 1D है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उनकी रिक्वायरमेंट को पढ़ो कि क्वेश्चन चाहता क्या है। आखिरी लाइन ऐसे बोलता है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन चाहता क्या है, तो जैसे ही आप उस रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे, इसे मैंने क्या बोला, रिवर्स रीडिंग। अभी क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं हम, शुरू से ऊपर से नीचे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको रिवर्स पढ़ना, यानी क्या पढ़ना है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कैसे पता पड़ेगा, अगर उस टॉपिक वाले क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे। ऐसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1A आ गया, मान लो बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, अगर सीए इंटर का पेपर है तो, और अगर सीए फाइनल का है और वो बोलता है निकालो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं और बाई चांस ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सिमिलर हो गया, जो क्वेश्चन आपने क्लास में किया, बुक्स में किया, वही सेम या सिमिलर क्वेश्चन आ गया, सिर्फ फिगर चेंज है, आपको पता पड़ जाएगा कि यस, इस क्वेश्चन को तो मैं कर लूंगा। तो इसके आगे लिख दो ई मतलब इजी फॉर यू, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 1B पढ़ो, क्या पढ़ो, रिक्वायरमेंट। डिसाइड करो मेरे लिए इजी है या मेरे लिए डिफिकल्ट है। अगर आपके लिए इजी हो तो फिर से लिख दो ई मतलब इजी, और अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो तो क्या लिख दो, डी मतलब डिफिकल्ट। यानी पहले कौन सा क्वेश्चन करो एग्जाम हॉल के अंदर में, पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो मेरे लिए इजी है, उसके बाद में वो क्वेश्चन करूंगा जो मेरे लिए डिफिकल्ट है, जहां पर मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है, जहां पर मैंने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। मान लो कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, मान लो, हालांकि ऐसा करना मत, ये पाप होगा। सीए एग्जाम के अंदर, सीएमए एग्जाम के अंदर टॉपिक छोड़ के चले जाना महापाप है, महापाप। तो ऐसा कभी मत करना। फिर भी मान लो नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, और अब आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो मुश्किल हो पाएगा मुझसे, तो क्या लिखो उसके आगे, डी। तो ऐसे सारे क्वेश्चन पढ़ डालने हैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर, और क्या लिख लेना हर क्वेश्चन के आगे, ये ई है यानी आपके लिए इजी है, या फिर डी है आपके लिए डिफिकल्ट है। तो ई और डी में जब क्वेश्चन को आप तोड़ लोगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना है आपको इजी क्वेश्चन को, जब इजी वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, उसके बाद आपको करना है डिफिकल्ट क्वेश्चन को। तो ये रहेगा आपका सीक्वेंस टू सॉल्व द क्वेश्चन। इससे फायदा क्या होगा, जैसे जैसे आप इजी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, आपको पता लग गया क्वेश्चन नंबर 1A मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1B मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1C मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1D मैंने कर लिया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को जो भी नंबर है, 20 नंबर का है, 16 नंबर का है, 25 नंबर का, ये नंबर तो मेरे हो गए ना। तो एक कॉन्फिडेंस आपके में धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। एग्जाम हॉल के अंदर आपको 3 घंटे मिलते हैं, और उस 3 घंटे के अंदर आपको अपने मन को भी कंट्रोल करना है, अपने हाथ की स्पीड को भी मेंटेन करना है, और फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो आपको मल्टीपल टास्क करने हैं एग्जाम हॉल के अंदर। सबसे पहला काम है दिमाग को रिलैक्स करो, दिमाग को कूल करो। कूल कैसे करो, डिसाइड कर लो कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन के बाद में करने हैं। सबसे पहला काम है सीक्वेंस टू अटेम्प्ट क्वेश्चन को आपने डिसाइड करना है। अगला पॉइंट, आपने यूज करने हैं सिंबल्स।
ध्यान देना, होता क्या है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिखता हूं EOQ, या फिर इसकी फुल फॉर्म में लिख सकता हूं मैं पूरी की पूरी कि इकोनॉमिक ऑर्डर और क्वांटिटी। मेरे पास दो तरीके हैं। तो ध्यान देना, जो आपका स्टडी मैट है उसके अंदर चेक करो क्या सिंबल यूज करते हैं वो। अगर वो सिंबल यूज करते हैं तो आप भी सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो सिंबल यूज नहीं करते हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे MCE मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, तो वही चेक करो कि क्या वो सिंबल्स यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, एब्रीविएशन यूज करते हैं। अगर करते हैं तो आप भी करो, अदरवाइज सिंबल्स का इस्तेमाल मत करो। एग्जांपल के लिए SHAO क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टडी मैट में ऐसा अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपने फुल फॉर्म लिखनी है हर बार, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और अगर लिख रखी है तो SHAO। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आप समझ जाएं कि सिंबल्स का इस्तेमाल मुझे कहां पे करना है और मुझे कहां पे नहीं करना है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, जब आपको आंसर शीट मिली है तो ध्यान देना, मान लो ये आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट का पेज है, मान लो अगर उसके अंदर ऑलरेडी लेफ्ट में मार्जिन दिया हुआ है, ऐसे की लाइन ड्रॉ हो रखी है, तब तो यहां पर मार्जिन है, आपके पास स्पेस है। और कोशिश करो राइट में भी थोड़ा मार्जिन दे दो, लाइन खींच दो। और लाइन कैसे खींचनी है, स्केल से नहीं, हाथ से रफ लाइन खींचो ना, क्या दिक्कत है। बेसिकली ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देना है। होता क्या है, जब बहुत सारी आंसर शीट को एक साथ बांधकर रखा जाता है तो आखिरी में जो ये पेज होता है ना, ये कई बार मुड़ जाता है। और मुड़ने से क्या होता है, यहां पर कुछ अगर आपने लिखा हो और वो चेकर को समझ ना आए तो नंबर मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं लेफ्ट में मार्जिन नॉर्मली आंसर शीट में दिया गया होता है, राइट का मार्जिन अगर नहीं दिया है तो खुद से आप थोड़ा सा मार्जिन बना लो। मतलब इस एरिया के अंदर आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर कहां लिखना है, अब जो एरिया आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, आपको अपना आंसर इसी के अंदर, इसी के बीच में प्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, मार्जिन देना बहुत जरूरी है। इसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, राइट साइड में दिया गया मार्जिन किस बात का बेनिफिट है, जब आंसर शीट को ICAI प्रॉपर तरह स्टोर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोना आखिरी से फट गया, यहां पर थोड़ा पेपर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो जो लिखा है बच्चे ने समझ नहीं आ रहा, चेकर को नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। दूसरा फायदा, अगर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास स्पेस कम हो गया है। जब आप यहां पर आंसर लिखोगे तो आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी और चेकर के मन में एक इंप्रेशन पड़ेगा कि यार बच्चे ने 5 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन के अंदर 1.25 पेज या 1.5 पेज लिखा है, मतलब आंसर की लेंथ अच्छी है, बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है। तो वो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन होता है। अगर वो चाहे तो 5 के 4 नंबर भी दे सकता है और उस पर आप सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके सेटिस्फेक्शन की बात है। उसके मन को सेटिस्फेक्शन मिला, कंटेंट सही लिखा है, कीवर्ड सारे टैली कर रहे हैं, मीनिंग आ रहा है, आंसर की लेंथ है, तब जाके वो पूरे के पूरे 5 देगा। तो बेनिफिट नंबर 2 क्या मार्जिन देने का, आपका थ्योरी वाला आंसर थोड़ा सा लेंदी फील होगा पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को। अच्छा जी, यहां मैंने बात करी सेकंड पॉइंट में मार्जिन की, जो आपको देने हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में नॉर्मली मार्जिन आंसर शीट पर होता है और राइट में आपने खुद से देना है। आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट है जो कीवर्ड्स हैं। अगर थ्योरी को क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड्स होंगी, हेडिंग्स होंगी, है ना, उनको क्या करना है आपको, अंडरलाइन करने से क्या होता है, चेकर को दिखता है कि यार ये मेन कीवर्ड है जो बच्चे ने अंडरलाइन किया है, तो उसको पेपर चेक करने में आसानी रहती है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। जो आपका मेन आंसर हो, जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, आपने निकाला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 kg, तो जब आप लिखोगे ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 200 kg, तो क्या करना है आपने इसे या तो अंडरलाइन कर देना है या फिर इसे ऐसे बॉक्स में डाल देना है। तो इससे क्या हुआ, आपका मेन आंसर हाईलाइट हो गया। तो अंडरलाइन करने से भी होता है हाईलाइट, उसको बॉक्स में डाल तो क्या हो जाता है, हाईलाइट। तो आपने जरूर करना है अंडरलाइन अपने मेन आंसर को और कीवर्ड्स को, की लाइंस को, हेडिंग्स को, अगर थ्योरी कर रहे हैं तो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, आपका जो फॉन्ट साइज है ना, वो बड़ा होना चाहिए, बिग। यानी आप ना डॉक्टरों वाली हैंडराइटिंग मत लिखना। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन देखी है किसी डॉक्टर की तो बहुत बारीक बारीक सा लिखता है, वैसा एग्जाम में नहीं लिखना आपको। क्यों, एग्जाम में अगर आपने बहुत बारीक बारीक लिखा तो होता क्या है, अल्फाबेट्स आपस में कई बार मिक्स हो जाते हैं और चेकर को ये समझ ही नहीं आता कि बच्चे ने लिखा क्या है यार ये, और जब उसको समझ नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको रखना फॉन्ट साइज बड़ा, ताकि अगर कोई अल्फाबेट आपस में मिक्स भी हो गए तब भी उसको समझ में आए कि आखिर आपने लिखा क्या है और आपको वो नंबर दे। अच्छा जी, अगला पॉइंट है मेंटेन स्पीड।
मेंटेन स्पीड फ्रॉम बिगिनिंग। देखो 100 नंबर का पेपर करना है, 3 घंटे आपके पास यानी 180 मिनट। आपको शुरू से ही एक सही स्पीड मेंटेन करनी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इतनी ज्यादा भी ना हो कि आंसर गलत हो जाए और इतनी कम भी ना हो कि पेपर में क्वेश्चन छूट जाए। भाई क्वेश्चन आता हो, एग्जाम में छूट जाए, इससे बड़ा पाप इस धरती पर हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, आपको क्वेश्चन आता था लेकिन कर नहीं पाए, क्यों? टाइम ही नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा जी? शुरू में आपने स्पीड बहुत स्लो रखी। मत करना ऐसा। कुछ बच्चों को देखा है मैंने, वो क्या करते हैं, शुरू में बहुत आराम से अपनी आंसर शीट पर प्रॉपरली ऊपर लिखते हैं ओम, डॉट लगाते हैं, जय माता दी, और उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं, आपको शुरू से स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर अगर आपने शुरू से स्पीड मेंटेन नहीं की तो आपका क्वेश्चन छूटने के चांस बढ़ जाएंगे, और क्वेश्चन छूटना महापाप है। क्योंकि मान लो अगर आपका एक क्वेश्चन छूट गया, सपोज करो 20 नंबर का, तो 20 में कितने मिलेंगे? अब 0, मतलब 1 नंबर मिलने का भी चांस नहीं, बिकॉज आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। तो स्पीड आपको शुरू से मेंटेन करनी है। ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन छूट गया, सुरक्षा कवच टूट गया। ये कसम है कि क्वेश्चन ना छूटे। आता नहीं हो, छूट जाए एक अलग बात है, आता है छूट गया, क्यों? स्पीड कम थी, टाइम नहीं बचा। महापाप, ऐसा कभी मत करना। और स्पीड को चेक करने के लिए एग्जाम हॉल में बैठने से पहले प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर को घर पर टाइमर लगाकर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता पड़े कि वो सही स्पीड आपके लिए क्या है। स्पीड आपके लिए क्या है वो जानना आपका बहुत जरूरी है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आप कर रहे हैं थ्योरी वाला क्वेश्चन, मान लो आपको थ्योरी लिखनी है, तो क्या करना है आपको? आपने मार्जिन तो ले लिया, लेफ्ट में भी राइट में भी, है ना? आपने मार्जिन ले लिया, अच्छा। फॉन्ट साइज बड़ा है आपका, अच्छा। स्पीड शुरू से मेंटेन कर रहे हो आप कोशिश करो कि एक लाइन में 5 से 6 वर्ड ही आए, सिर्फ 5 to 6 वर्ड्स इन ए लाइन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, फॉन्ट साइज बड़ा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, तो 5 से 6 वर्ड एक लाइन में आएंगे। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है? एक तो चेकर आराम से पढ़ लेगा आपने क्या लिखा है। दूसरा बेनिफिट, इससे आंसर की लेंथ बढ़ती है। चेकर के मन में ऐसा इंप्रेशन बनेगा कि बच्चे ने बहुत लेंथी आंसर लिखा है, नहीं बच्चे ने पढ़ाई करी है। तो अगर 5 नंबर का है तो वो पूरे 5 देगा, 1 नंबर भी काट नहीं पाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो क्या करना है आपको, ये आपका पेज है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। जब भी कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे तो बिल्कुल मिड में लिखोगे, बीचों बीच। क्या लिखोगे? आंसर टू क्वेश्चन नंबर, और जो भी क्वेश्चन नंबर है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला हमेशा कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करो उसको बिल्कुल मिड में लिखो, बिल्कुल पेपर के बीचों बीच। ऐसा क्यों? ताकि चेकर को अलग से हाईलाइट हो, क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 5A का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 3B का आंसर है ये, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि कोई क्वेश्चन चेक करना ना भूल जाए, किसी क्वेश्चन के मार्क्स देना ना भूल जाए। यहां पर ना लिखो तो बेहतर है। कहां पे लिखो? बिल्कुल मिड में, यानी आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस। और ध्यान देना, हर नए क्वेश्चन का आंसर एक नए पेज से शुरू करो, एक नए पेज से। ऐसा मैंने क्यों बोला? जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन, ये रहा आपकी आंसर शीट, ये रहा लेफ्ट मार्जिन, ये रहा राइट मार्जिन। तो जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं ना पेन से, स्केल का यूज नहीं कर रहा, आपने भी स्केल का यूज नहीं करना है, वरना आप टाइम खराब कर दोगे फालतू मिनट का। यहां पे लिखा आपने आंसर टू क्वेश्चन, मान लो 1A लिखा आपने, है ना, और सॉल्व करते चले गए। आपको पता पड़ा कि मेरा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहां तक, यानी इसमें भी स्पेस बाकी है, इस पेज में अभी स्पेस बाकी है। तो क्या अगले क्वेश्चन का आंसर मैं चालू कर दूं यहां से? आंसर इज नो। यहां से चालू नहीं करना, इसे खाली पड़ा रहने दो स्पेस को। बस यहां पर क्या लिख दो आप? यहां पे बस ये लिख दो PTO, प्लीज टर्नओवर, है ना। तो यहां पर आपने लिख दिया PTO, तो होगा क्या? अगले पेज पर नया आंसर। ये रहा अगला पेज। लेफ्ट मार्जिन नॉर्मली लगा हुआ होता है, राइट मार्जिन आप डाल दो, फिर यहां पे लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B, और फिर सॉल्व करो इसको। ठीक है जी। तो ये क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर नए पेज से चालू होना चाहिए। अच्छा, एक खास बात, लाइन खींचने के लिए स्केल का इस्तेमाल तभी करना जब 5 से 6 लाइनें खींचनी हो। मान लो को बनानी टेबल, मान लो कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते वक्त मुझे बनानी है टेबल। ये आंसर शीट है,
ये रहा लेफ्ट मार्जिन, ये रहा राइट मार्जिन। अब मुझे बनानी है एक टेबल और 6 लाइन खींचनी पड़ेंगी, तो मैं यूज करूंगा स्केल का। यहां पे यूज करूंगा स्केल का कि हाँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, तो मैं यूज कर रहा हूं स्केल का। समझ गया? तो स्केल का इस्तेमाल कब करना है? जब 5 से 6 लाइनें खींचनी हो। अगर 1 लाइन या 2 लाइन खींचनी है तो हाथ से पेन से ही खींच लो यार, क्या दिक्कत है? टाइम को कम से कम वेस्ट करो। स्केल का यूज करेंगे बट जब मोर देन 1 लाइन, मोर देन 5 to 6 लाइन खींचनी हो। अच्छा, अगला डाउट जो बच्चा मुझसे अक्सर पूछता है कि सर वर्किंग नोट कहां बनाऊं, शुरू में या आखिरी में? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं स्टडी मैट के आपसे बात करूं तो पहले आना चाहिए मेन आंसर और उसके बाद आना चाहिए वर्किंग नोट। बट एग्जाम के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर आ गया पहले वर्किंग नोट और फिर बाद में आ रहा है मेन आंसर। नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वर्किंग नोट चाहे शुरू में बनाए चाहे आखिरी में बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन आंसर आपने हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, बॉक्स में डाल देना है कि ये मेरा मेन आंसर है। जैसे मान लो अगर सी एंटर के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन ने बोला बनाओ कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट निकालने बहुत सारे आइटम निकालने, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, और मान लो इनके बन रहे हैं वर्किंग नोट। तो ये आपकी मर्जी है, इनके वर्किंग नोट पहले बनाओ या आखिरी में बनाओ, बट कॉस्ट शीट जो बना रहे हो वो अलग से हाईलाइट होनी चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला था आपको? प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट आपका मेन आंसर होगा और कॉस्ट शीट को बनाने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको निकालने के लिए जो नोट बनाओगे उसे बोलेंगे वर्किंग नोट। तो कंक्लूजन क्या है? वर्किंग नोट चाहे शुरू में चाहे आखिरी में जैसे मर्जी बनाओ, मेन आंसर को आपने अंडरलाइन कर देना है ताकि चेकर को यह पता पड़ जाए कि ये मेन आंसर है और ये वर्किंग नोट है। उसका मेन आंसर, उसके मेन आंसर सॉल्यूशन चेक कर, टैली कर गया, पूरे के पूरे नंबर आपको देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट, गुड हैंडराइटिंग क्या चाहिए एग्जाम के अंदर? गुड हैंडराइटिंग। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एग्जाम के अंदर अगर मैं हैंडराइटिंग अच्छी लिखूंगा तो क्या उससे चेकर पे इंप्रेशन पड़ेगा? आंसर इज नो। गुड हैंडराइटिंग का मतलब वो नहीं है सजा सजा के लिखूं, आराम आराम से लिखूं, नहीं। गुड हैंडराइटिंग का मतलब है फॉन्ट साइज बिग होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। बस गुड हैंडराइटिंग का मतलब है उसको समझ में आना चाहिए, फॉन्ट साइज बिग होना चाहिए। देखो अगर आपने फॉन्ट साइज बिग रखा, उसको समझ में आया, नंबर मिल जाएंगे। क्या करोगे? अच्छी हैंडराइटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो आप बहुत सजा सजा के लिख रहे हो, प्यार प्यार से लिख रहे हो, तो क्या होगा? जब आप बहुत प्यार से सजा सजा के लिखोगे तो आपकी स्पीड में कमी आएगी। स्पीड में कमी आएगी तो क्या रिस्क हो सकता है? क्वेश्चन के छूटने का। और क्वेश्चन अगर छूट गया तो सुरक्षा कवच टूट गया। तो एक भी क्वेश्चन छूट गया तो सुरक्षा कवच टूट गया। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन ना छूटने पाए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैंडराइटिंग मतलब समझ में आए, बस अच्छी बुरी नहीं, समझ में आए। अगला पॉइंट है टाइम अलॉटमेंट। यह बड़ा खास पॉइंट है। स्टूडेंट ने पूछा सर एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसको मैं कितना समय दूं सॉल्व करने के लिए? तो ध्यान देना, 180 मिनट मिलते हैं आपको 100 नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ? 18 मिनट आपको ऑन एन एवरेज मिले 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसका एक और मतलब है 9 मिनट आपको मिले 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका जवाब क्या हुआ? 10 नंबर वाला क्वेश्चन कितने नंबर मिनट मिलेंगे इसके अंदर? 18 मिनट। सही बात है। 100 नंबर 180 मिनट, 3 घंटे। अच्छा जी, तो एक नंबर के लिए 1.8 मिनट। तो आपको मोटा मोटा मिल गया आइडिया कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 15 से 18 मिनट में हो जाना चाहिए। ध्यान देना जरा, मैंने क्या बोला? 15 से 18। यानी बार बार वहां बैठ के टाइम मत देखो। आप घड़ी लेके गए हो, उसे सामने रख दो, वो दिखती रहेगी, आप काम करते रहो। लेकिन आप कोशिश करो कि 15 से 18 मिनट के अंदर आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाए और जो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो 7 से 9 मिनट में हो जाए। एक मोटा मोटा आइडिया 7 to 9 मिनट। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप फंस गए हो, आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो उसके आंसर को वहीं छोड़कर अगले क्वेश्चन पर चले जाओ। कई बार क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, उस समय क्लिक नहीं करता कि अब सॉल्व कैसे करूं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे में उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय उसको वहीं पे छोड़ो और फर्दर जो बाकी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चालू करो। एग्जाम में अगर आखिरी में टाइम बच गया तो लौट कर इस पर आओ, इसको सॉल्व करो।
अच्छा जी, अब एक खास बात, आपने कैसे भी कर आखिरी के 10 मिनट बचाने हैं। यानी आपने कोशिश करनी है कि आप अपना पूरा पेपर मैक्सिमम 170 मिनट में कर पाएं। 170 मिनट के अंदर अगर आपने पेपर कर लिया तो 10 मिनट बचेंगे आपके पास। 10 मिनट में क्या करना है आपको चेक करना है कि क्या आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, कोई छूट तो नहीं गया। अच्छा, आपको चेक करना है कि आपकी कॉपी के ऊपर आपने भी साइन मार दिए और जो एग्जामिनर वहां पर आया उसने भी साइन मार दिए ना। आपको चेक करना है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा शीट ली थी तो क्या आपने उसको प्रॉपरली पंच कर दिया है। आपको चेक करना है कि जितने भी आंसर्स आपने किए हैं क्या उनके कीवर्ड्स को, हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन कर दिया है, क्या उनके मेन आंसर को आपने अंडरलाइन कर दिया है। तो आपने ये सारे काम आखिरी 10 मिनट के अंदर करने। तो ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉलो करके आप आराम से एग्जाम में अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करके अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। आपको दिखाने जा रहा हूं मैं आंसर शीट ऑल इंडिया रैंक 1 कॉस्टिंग में 99 मार्क्स, और इन्होंने हमसे क्लास की थी। तो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने आपको अभी बताई है वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने इनको भी बताई थी, इन्होंने उसे फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने। आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या फॉलो किया। देखो, देखिए जी, आंसर कॉपी दिख रही है आपको। लेफ्ट का मार्जिन तो ऑलरेडी है ना, लेफ्ट में तो ऑलरेडी मार्जिन है। राइट में इन्होंने मार्जिन डाला नहीं, हालांकि मार्जिन राइट में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि जब आंसर कॉपी बल्क में इकट्ठा करके स्टोर करता है इंस्टीट्यूट तो कई बार क्या होता है, राइट में थोड़ा सा पेज मुड़ जाता है या कोई पेज फट गया तो आंसर दिखेगा नहीं, आंसर नहीं दिखेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, इन्होंने बिल्कुल मिड में लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर। अच्छा देखो, इन्होंने जो लाइन खींची है, क्या लग रहा है आपको, इन्होंने स्केल से खींची है? आंसर इज नो, इन्होंने पेन से लाइन खींची है। और यहां पर क्या लिखा है, रुपीज का सिंबल, कोई साइन नहीं लिखा, अमाउंट ऐसा नहीं लिखा, बस रुपए का सिंबल बनाया। यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स। अब जरा ध्यान दो, एक लाइन में कितने शब्द, 1 2 3 4 5, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स इन ए लाइन। अगर वर्ड्स और हैं तो नीचे लिखो। तो देखो इन्होंने पूरा फॉलो किया। यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 वर्ड एक लाइन के अंदर, यानी कि फॉन्ट साइज रखो बड़ा। अब जरा ध्यान दो, फॉन्ट साइज बड़ा रखने का बेनिफिट क्या हुआ, इन्हें कुछ लिखना यहां पर याद आया। तो जब फॉन्ट साइज बड़ा लिखोगे ना आप, थोड़ा स्पेस बचेगा। तो ऐसे केस के अंदर कुछ अगर लिखना रह गया है तो वहीं में छोटे छोटे में लिख दो, क्योंकि फिर से पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ता हूं जी, देखो इनका जो मेन आंसर है, देखो सेलिंग प्राइस पर, इस पर क्या करा है, अंडरलाइन किया है। कैसे किया है, बॉक्स में डाल दिया। तो इससे क्या है, चेकर को अलग से दिखेगा, देखो बॉक्स में डाल दिया, चेकर को अलग से दिखेगा कि भाई ये इसका मेन आंसर है। देखो यहां पे क्या निकाला, टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ब्रांच पर मंथ, रुपए का सिंबल और कोई टेबल की लाइन भी नहीं खींची, मतलब सिंपल ये अमाउंट डाले सारे के सारे, और ये आ गया आपका टोटल ओवरहेड। तो देख रहे हो आप, फॉन्ट साइज बड़ा है। देखो हर लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 ही बड़ा है यहां पर। तो अब देखो जब यहां पे निकाला इन्होंने, फिर क्या कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, मतलब बॉक्स में डाल दिया अपने मेन आंसर को। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे देखो मेन आंसर बॉक्स के अंदर। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, देखो हम यूज करते हैं स्टडी मैट में सिंबल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का EOQ, उन्होंने वैसे लिख दिया EOQ स्क्वायर रूट में 2AO डिवाइड बाई C। ए मतलब एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो देख रहे हो आप, हर चीज को इन्होंने प्रॉपर्ली यूज किया। अब देखो इन्होंने क्या करा, जो मेन आंसर है उसको क्या कर दिया, फिर से बॉक्स में डाल दिया, मतलब हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इनके आंसर लिखने के तरीके में भी थोड़ी सी कमी तो है। देखो यहां पर इन्होंने फिर से क्या करा, मेन आंसर को अंडरलाइन कर दिया, मेन आंसर को अंडरलाइन कर दिया। ये देखो मेन आंसर को अंडरलाइन कर दिया। प्रॉपर स्पीड उन्होंने मेंटेन करी है शुरू से।
अब देखो इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2A कहां लिख दिया, लेफ्ट में। मैंने क्या बोला, कहां लिखो, मिड में। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक इन्होंने की है, बट इनका चेकर बढ़िया होगा, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, आंसर जिस भी क्वेश्चन का आप करोगे मिड में लिखोगे, ठीक है जी। राइट में क्या होगा, मार्जिन। इन्होंने राइट में मार्जिन भी नहीं डाला है, बट इन्होंने अपने हर मेन आंसर को क्या किया है, हाईलाइट किया है। और एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं, मैक्सिमम 4 से 5। ये देखो, फिर दिखेगा आपको, अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब देखो आपको दिखाता हूं टेबल, ये इन्होंने बनाई है टेबल। अब देखो क्या लग रहा है आपको, टेबल को बनाने में क्या इन्होंने प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल किया, आंसर इज नो। ये लाइन पेन से खींची हुई है, कोई लाइन सीधी नहीं है, देखो एग्जैक्ट सीधी नहीं है, बट नंबर कटे क्या, नंबर तो नहीं कटे। 100 में से 99 नंबर आए बच्ची के, 100 में से 99। तो कहने का मतलब क्या है, स्केल, गुड हैंड राइटिंग, स्लो स्लो लिखना, सजा सजा के लिखने में नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते हैं समझ में आने पर। किसके, चेकर के। चेकर को आंसर दिखे, उसको समझ में आए, नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ता हूं। अब देखो जब इनका आंसर यहां पे खत्म हो गया, इन्होंने अगला आंसर इस पेज से शुरू नहीं किया, इन्होंने यहां पे क्या लिख दिया, PTO, यानी अगले पेज पर आए। तो लो जी अगले पेज पर आ गए। अब देखो फिर दोबारा लौट के आ गई है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कहां लिखा है, मिड में। और इनको मिड में ही लिखना चाहिए, बिकॉज यहां से क्या होता है, चेकर को पता पड़ता है कि यार ये इस क्वेश्चन का मतलब गलती होने के चांस उससे कम हो जाते हैं। अच्छा चेकर से गलती हो गई तो कोई इसका सॉल्यूशन शायद ना मिले। आप मेन आंसर अंडरलाइन किया है, मेन आंसर अंडरलाइन किया है, देख रहे हो आप। फॉर्मूला भी लिखा है, तो इस तरीके से कि पूरे का पूरा फॉर्मूला भी में नहीं आया, वो 2 लाइनों में आ रहा है, मतलब वही 5 to 6 वर्ड्स इन ए लाइन, ताकि आंसर आपका हाईलाइट हो, लेंदी फील हो। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां पर इन्होंने कुछ थ्योरी के रूप में लिखा है, एज पर दी ट्रीटमेंट रोमन प्रीमियम प्लान इज यूजुअली बेनिफिशियल फॉर दी कंपनीज बिकॉज, समझ गए। तो यहां पे देखो एक लाइन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब मैक्सिमम 5 to 6। फिर देखो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी बीच में। क्यों छोड़ दी, एक तो प्रेजेंटेशन इससे अच्छी होती है, प्लस आंसर लेंथी फील होता है, यहां पर भी छोड़ दी। तो ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो वही सेम काम, यहां पे भी लाइन छोड़ दी। अब देखो यहां फिर से बनाइए टेबल, लाइनें हाथ से खींची हैं, देख रहे हो पूरा। देखो वर्किंग नोट ने कहा बनाया आखिरी के अंदर, लेकिन वर्किंग नोट आप चाहे आखिरी में बनाओ चाहे पहले बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां पर इन्होंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, लेफ्ट में क्या लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, जबकि ये कहा आना चाहिए मिड में। मिड में आने से क्या होता है, हाईलाइट होता है। चेकर चाहकर भी उसको भूल नहीं सकता है। अब देखो कोई इनसे मिस्टेक हुई लिखने के अंदर, उसको क्या कर दिया है, क्रॉस करके काट दिया है। ये देखो देख रहे हैं आप, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, चेकर ने नंबर नहीं काटे, बट चाहता तो वो काट सकता था भाई। तो वही देख लो, टेबल के अंदर लाइनें हाथ से ड्रॉ की गई है, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सब जगह सेम कहानी है, 100 में से 99 नंबर आए हैं, एक नंबर काट लिए कि चलो काटने तो पड़ेंगे ही, रीत क्यों खराब करें। तो ऐसा ही पूरी की पूरी आंसर शीट है, वही गाइडलाइंस फॉलो की है जो मैंने आपको बताई थी, जो मैंने इनको बताई थी, इन्होंने उसे फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया। ये देखो यहां पर देखो, जैसे इनका आंसर खत्म हो गया, इन्होंने अगले पेज पे किया, देखो आंसर। आजा भाई नीचे। ये देखो नीचे क्या लिखा, PTO। अगले पेज पे इन्होंने किया आंसर, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा लेफ्ट में, जबकि मैं क्या बोला कहां लिखूं, मिड में। अच्छा एक खास चीज मैं दिखाऊंगा आपको। देखो इन्होंने बॉक्स बना के सॉल्व किया, बॉक्स टेक्निक जो क्लास में करवाते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, पूरे नंबर मिले। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर एग्जाम में क्या करें, बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल करें कि ना करें। तो भाई करो ना, नंबर पूरे मिल तो रहे हैं। बॉक्स टेक्निक सिर्फ इसलिए बनाई है हमने ताकि आपको एग्जाम के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। अब देखो यहां पे सिंबल्स का यूज किया है इन्होंने, आप स्टडी पार्ट में देखना, वहां पर भी सिंबल्स का यूज होगा। अब जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन एक चला गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
यहां पे टेक्निक बताइए मैंने आपको, डीसीपी अप्रोच। जिन्होंने क्लास की है मुझसे उनको पता होगा डीसीपी अप्रोच से रिकंसिलेशन वाला चैप्टर कितना सिंपल हो जाता है। तो लो जी, ये थी आंसर शीट 100 में से 99 नंबर लाने वाले स्टूडेंट की, जिसने हमसे क्लासेस की है। ये देखो खास चीज, जब इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्या क्या एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं। एसपी मतलब क्या, तो लिखा स्टैंडर्ड प्राइस। एसक्यूईओ मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आरएसक्यू मतलब क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एपी मतलब क्या, एक्चुअल प्राइस। एक्यू मतलब क्या, एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद फिर सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखा, इन्होंने बताया एफ मीन्स फेवरेबल, ए मीन्स एडवर्स। तो कुल मिलाकर आपने भी अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं, एग्जाम में प्रेजेंट करना है आंसर को प्रॉपरली, तो आपको ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तब आप भी एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आप फॉलो करेंगे और 100 में से 99 नंबर लेकर आएंगे, ऐसे ही लेकर आएंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूं 100 में से 100 लेकर आओ। मुझे तो अच्छा लगता है स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लेके आता है, क्योंकि एक अचीवमेंट है लाइफ टाइम का। 99 नंबर लेके आना, 100 में से 100 नंबर लेके आना, ये एक अचीवमेंट है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे और इस वीडियो का भरपूर बेनिफिट लेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।